आज हम अपना टॉपिक देख रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 हमारी ओल्ड एनसीईआरटी से, और चैप्टर नंबर 2 अगर हम देखें तो न्यू एनसीईआरटी से। और ये हमारी छठी यूनिट का टॉपिक है, और छठी यूनिट का नाम हमारा रिप्रोडक्शन। क्यों मैं यूनिट का जिक्र कर रहा हूँ? क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में टोटल 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट है, तो हर यूनिट के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का जिक्र किया गया है। तो 10 यूनिट 10 साइंटिस्ट। तो वैसे इस यूनिट के स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट का जिक्र है वो पंचानन महेश्वरी सर का है। पंचानन महेश्वरी। मैं क्यों इनका नाम ले रहा हूँ? क्योंकि हमारे सिलेबस में 10 साइंटिस्ट जो हर यूनिट के बाहर हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूर, क्योंकि इनसे सवाल जरूर आते हैं। 2-3 सवाल हर बार साइंटिस्ट से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसी वजह से मैं इनका नाम ले रहा हूँ। अभी इनका कंट्रीब्यूशन जहां आएगा वहां मैं डिस्कस करूंगा। बस मैं अभी तक ये बता रहा हूँ कि हमारी छठी यूनिट में जो साइंटिस्ट का जिक्र है वो पंचानन महेश्वरी सर का। इनका काम का था, ये फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी हैं। बस इतना जान लेते हैं कि ये इनका क्या, ये इनका था फादर ऑफ, ने क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी। बस अभी हमें इतना जानना था इनके बारे में। अब हम अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए। पहले हमारे पास एक चैप्टर हुआ करता था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बिना उसे पढ़े हम इस चैप्टर पे शुरू नहीं कर सकते, तो जंप नहीं कर सकते। तो पहले हम थोड़ी उस चैप्टर की बातें करेंगे, थोड़ी बहुत 2-3 पॉइंट। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर का कोर टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पहला तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें ज्यादातर जिक्र ह्यूमंस के ही बारे में करेंगे। तो हम ह्यूमंस के बारे में जिक्र करेंगे। तो देख लेते हैं ह्यूमन में पहले 3 पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि जो पहला ह्यूमंस होते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। दूसरा ह्यूमन हमारे डायसियस होते हैं। और तीसरा हमारा ये बीवी पैरस होते हैं। एक एक चीजें मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले नाम जान लीजिए। 3 चीजें जो हम सीखते हैं इस चैप्टर के बारे में। पहला ह्यूमंस के बारे में 3 चीज। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मतलब क्या है कि मेल और फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, उसे बोला जाएगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। डाईईसीएस में क्या है चीज? डाईईसीएस में क्या है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, उन्हें बोला जाता है डाईईसीएस। और बीबी पैरस में क्या होता है कि ये यंग वंस को बर्थ दे। एक चीज ये होती है बीबी पैरस में। और एक चीज होती है कि क्या, कि जाइगोट का डेवलपमेंट मदर के इन अंदर हो। अभी तक मैंने क्या देखा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। जो हमारा पहला चैप्टर हुआ करता था ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, इस समय वो डिलीटेड है। तो उसमें 3 चीजें हमने सीखते हैं उस चैप्टर में कि जो ह्यूमंस होते हैं हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। डायईसियस होते हैं, डायईसियस मतलब यूनिसेक्सुअल बोला जाता है इन्हें। और तीसरी चीज ये होती है कि बीबी पैरस होते हैं कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। और एक मतलब और होता है बीबी पैरस का कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो इनसाइड मदर्स बॉडी होता है। ये चीजें थी। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारा उस चैप्टर का। पहला पॉइंट ये हो गया उस चैप्टर का। अब हम दूसरे पॉइंट पे जिक्र करते हैं कि हम जैसे कोई भी सिस्टम होता है या कोई भी, जैसे रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है पूरा। तो कोई भी प्रोसेस होगा तो उसमें इवेंट होगा। जैसे कहीं भी कोई प्रोसेस है, कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसके इवेंट होंगे। ये भी चैप्टर 1 में हम सीखते हैं, पर इस समय कट गया है तो इसी वजह से जानना बहुत जरूरी है। तो उसको हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट। रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। अब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स तीन तीन होते हैं हमारे।
रिप्रोडक्शन को कराने के लिए पहला होता हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता हमारा फर्टिलाइजेशन और तीसरा होता हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इनमें हम बारी बारी से एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेस होता है पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। प्री फर्टिलाइजेशन में हमें दो चीजें सीखनी होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन में हमें दो चीजें सीखनी होती हैं, एक गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जब गैमेट फॉर्म हो जाते हैं और गैमेट ट्रांसफर हो जाते हैं मेल से फीमेल में, तो फिर मेल से फीमेल की वेजाइना में फिर वहां जाके फ्यूजन होता है और बनता है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। जाइगोट सिंगल सेल होता है और पोलैरिटी 2n। और फिर उसके बाद के इवेंट्स को हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में रखा। इसके चार पोस्ट फर्टिलाइजेशन में चार चार इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट होता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, दूसरा इवेंट होता है हमारा इम्प्लांटेशन। फिर तीसरा इवेंट होता है हमारा गेस्टेशन। फिर उसके बाद चौथा इवेंट हमारा होता है पार्चुरेशन। अब एक एक करके हम थोड़ा देखते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को थोड़ा डिटेल में। गैमेट फॉर्मेशन, तो गैमेट फॉर्मेशन के बारे में पहले हम देख लेते हैं कि जब जब रिप्रोडक्शन हो रहा है, हमने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो मेल एंड फीमेल दोनों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो एक बनेंगे मेल गैमेट, मेल में बनेगा गैमेट, और दूसरा फीमेल में भी गैमेट बनेंगे। तो फीमेल में जो गैमेट बनेंगे उन्हें हम ओवम नाम दिया, और मेल में जो गैमेट बने उसे हमने स्पर्म नाम दिया। अब ओवम oogenesis प्रोसेस से बनता है और हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से बनता है। अब क्या है कि अब डिफरेंस देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा प्यूबर्टी आने के बाद शुरू होती है और oogenesis हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही शुरू हो जाती है। ये एक कॉमन रिमार्केबल डिफरेंस है मेल में गैमेट फॉर्मेशन का और फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन का। फिर आता है हमारा गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर में क्या है कि मेल से गैमेट फीमेल में ट्रांसफर करना, इसे बोला जाता है गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर अगर ये प्लांट्स में होते हैं, जब ये गैमेट ट्रांसफर प्लांट्स में होते हैं तो उन्हें बोला जाता है पॉलिनेशन, जो हम अपने दूसरे चैप्टर में सीख के आए होते हैं SRFT, उसे बोला जाता है पॉलिनेशन। और फिर अगर यही ह्यूमंस के केस में गैमेट ट्रांसफर होता है उसे बोला जाता है इंसेमिनेशन। फिर जब गैमेट ट्रांसफर हो गया मेल से फीमेल में, फिर वहां होता है फ्यूजन होके वो जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट हमारा होता है सिंगल सेल जाइगोट। फिर आगे चल के इनमें क्लीवेज और माइटोसिस होके 2 से 4, पहले तो ये सिंगल सेल है, फिर 1 से 2 बनाई, 2 से 4 बनाई, 4 से 8, 8 से 16। जब ये 8 से 16 या 16 से 32 सेल स्टेज में पहुंचती हैं तो उन्हें बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और उसे बोला गया ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। फिर जब हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बन गया, अब उसे यूट्रस में इम्प्लांट करना होता है ताकि प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रहे। तो फिर ये हमारा गया यूट्रस में, फिर उस प्रोसेस को हमने बोला इम्प्लांटेशन। अब हमारा ये इम्प्लांट भी हो गया मतलब ब्लास्टोसिस। अब उसके बाद होता है डेवलपमेंटल पीरियड। जैसे क्या होता है कि गेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि एम्ब्रियो या फीटस जितनी देर तक या जितने दिन तक
मदर की बॉडी में रहे उसे बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। सबसे ज्यादा गेस्टेशन पीरियड हमारा एलिफेंट्स में होता है 24 मंथ्स का। सबसे ज्यादा गेस्टेशन पीरियड हमारा होता है एलिफेंट्स में। कितने कितने दिन का होता है? 24 मंथ्स का। फिर उसके बाद हमारे ह्यूमंस में 9 मंथ का होता है। अब गेस्टेशन पीरियड पूरा होने के बाद होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन को क्या बोला जाता है? डिलीवरी ऑफ बेबी, इसे बोला जाता है डिलीवरी ऑफ बेबी। अब अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हम ये सीखे कि हम अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कोई टॉपिक नहीं शुरू किए। अभी हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की चीजें बताई जाती थी हमें अभी हम वो बात की है। जैसा हमने देखा कि ह्यूमंस में 3 चीजें सीखी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, डाइएसियस और हमारा बीबी पैरस। फिर उसके बाद हम रिप्रोडक्टिव इवेंट में देखें कि कोई भी प्रोसेस होता है उसमें होते हैं ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। इन्हीं ऑर्गेनाइज्ड इवेंट के हेल्प से कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में हमने देखा पहले प्री फर्टिलाइजेशन अपना, फिर देखा हमने फर्टिलाइजेशन, फिर हमने देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या आया? प्री फर्टिलाइजेशन में आया हमारी 2 चीजें। एक आई हमारा गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट फॉर्मेशन, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किए तो मेल का भी बनेगा और फीमेल का भी बनेगा। जब मेल में गैमेटोजेनेसिस हुई उसे बोला गया स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब मेल का गैमेट बनना। और जब फीमेल में गैमेटोजेनेसिस हुई तो उससे बना ओवम और उसे बोला गया ओजेनेसिस। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब हमारे पास गैमेट्स बन चुके, अब हमारा टास्क है कि गैमेट्स को ट्रांसफर करना। अब गैमेट ट्रांसफर करना प्लांट में जब गैमेट ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और जब यही प्रोसेस एनिमल या ह्यूमंस में होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम इंसेमिनेशन। अब जब गैमेट हमारा मेल पार्ट से फीमेल की वेजाइना तक ट्रांसफर हुआ उसके बाद एम्पुला रीजन में जाके फर्टिलाइजेशन हुआ और फॉर्मेशन हुआ जाइगोट का। जाइगोट की पोलैरिटी 2n होती है और हमारे गैमेट्स की पोलैरिटी n होती है, मतलब हैप्लॉइड होते हैं। अब ये दोनों हैप्लॉइड ओवम और हैप्लॉइड स्पर्म एम्पुलरी रीजन पे जाके फर्टिलाइजेशन हुआ मिलते हैं और बनाते हैं एक डिप्लॉयड सिंगल सेल जाइगोट। अब उस जाइगोट में आगे चल के क्लीवेज हुआ। क्लीवेज से क्या फॉर्म हुआ? क्लीवेज से हमारा ब्लास्टोसिस्ट क्लीवेज हुआ। क्लीवेज से जैसा ये सिंगल सेल्ड है, फिर सिंगल सेल से क्या हुआ कि 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए, 16 से 32, 32 से 64। अब 8 से 16 और 16 से 32 स्टेज, इन्हीं स्टेजों को हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो हमारा जाइगोट बनने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना। अब जब ब्लास्टोसिस्ट बना, ब्लास्टोसिस्ट की कंडीशन होती है ग्रेस्टुला, मोरुला, इन सब की ये आगे डिस्कस होंगे। फिर उसके बाद जब ब्लास्टोसिस्ट बन गया फिर हमारा टास्क आता है ये इनको इम्प्लांट करने का। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूटेरस में, ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके। फिर उसके बाद हुआ इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के बाद आता है इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस में, फिर आता है गेस्टेशन पीरियड कि वो यह पीरियड होता है, इम्ब्रियोनिक पीरियड होता है कि हमारा जो फीटस हो जितने समय तक मदर बॉडी के अंदर रहे उसे बोला जाता है गेस्टेशन पीरियड। फिर गेस्टेशन पीरियड के बाद हमारे पास आता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है कि जो हमारा गेस्टेशन पीरियड है पूरा कंप्लीट हो चुका, हमारा जो फीटस है फुल्ली डेवलप्ड हो चुका, उसके बाद पार्चुरेशन में क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ बेबी को ही बोला जाता है पार्चुरेशन। अभी तक हमने इतनी चीजें सीखी। अब हमने रिप्रोडक्टिव इवेंट सीखा। यही रिप्रोडक्टिव इवेंट ही पूरा चैप्टर की ब्रीफ इंट्रो है कि ये अगर मान लीजिए हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन में दिक्कत आ गई तो हमारे पास फिर आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हम गैमेट ट्रांसफर में दिक्कत आ गई तो हम आगे रिप्रोडक्शन नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास जाइगोट ही नहीं बना तो हम नहीं कर पाएंगे आगे कंटिन्यू, मतलब रिप्रोडक्शन। फिर अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन होने के लिए ये तीनों प्रोसेस प्रॉपर सिक्वेंशियल ऑर्डर में परफॉर्म होनी चाहिए। ये अभी तक तो थी थोड़ी सी इनकी बातें। अब क्या होती है जब कभी कभी डिफेक्ट आ जाता है कि हमारे पास मोटेलिटी नहीं होती, उसके लिए हम अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में
असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं कि जब कहीं इम्प्लांट नहीं हो पाता तो हम दूसरे में ले जाके इम्प्लांट कर देते हैं सरोगेट मदर में। फिर जब क्या होता है कि गैमेट जैसे गिफ्ट होता है, ये सब हम आगे सीखेंगे जब ये इनके अंदर कमी आ जाती है। अभी हमें देखना है कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं एक रिप्रोडक्शन इवेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव कोई भी सिस्टम पढ़ने से पहले दो चीजें हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि लोकेशन, पहली चीज लोकेशन, और दूसरी चीज क्या है कि मतलब पार्ट्स, कि उस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं और वो लोकेटेड कहाँ है, कि कहाँ लोकेटेड है। अब जैसे मैं बात करूं कि पहले तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी में या हमारे एनसीईआरटी में टोटल 11 सिस्टम्स का जिक्र है। 11th 12th एनसीईआरटी मिला के पहला सिस्टम हमारा जो हुआ करता था डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं क्यों कह रहा हूँ हुआ करता था, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसे हटा दिया है और नीट के सिलेबस में भी नहीं है, पर मैं 11 सिस्टम आपको एक बार काउंट कराता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, स्किरेटरी सिस्टम, सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम, देन स्किरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम। हमारे पास कितने सिस्टम है, तो हमारे एनसीईआरटी में लिख देता हूँ टोटल सिलेबस में या नीट में एनसीईआरटी में टोटल 11 सिस्टम्स का जिक्र है, और उन्हीं में से एक सिस्टम है हमारा द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब 11 सिस्टम में से हमें पार्ट पता होने चाहिए 11 सिस्टम के कि कितने पार्ट होते। तो जैसा मैं बता दे रहा हूँ दो तीन चीजों का। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो पार्ट, पहला हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड। उसी तरह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन पार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। उसी तरह से हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट। उसी तरह से हमारे स्क्रेटरी सिस्टम के चार पार्ट। ऐसे हर हर सिस्टम के 11 सिस्टम के पार्ट हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आगे पता चल जाएगा। बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने बताया कि दो चीजें जरूर आनी चाहिए, एक लोकेशन आपका, दूसरा पार्ट। तो पहली चीज तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो पूरे बायोलॉजी में यूज है कि लोकेशन कैसे बताई जाती है। ये एक मैं जनरल रफ डायग्राम बता रहा हूँ ह्यूमन बॉडी का, इससे आपको थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ये हमारा, इसे हम हेड रीजन बोलते हैं, फिर इसे हम ट्रंक रीजन है, सॉरी इसे हम नेक रीजन बोलते हैं। फिर हमारे पास ये डायफाग्राम है, इसे हम बोलते हैं थोरैक्स। डायफाग्राम के ऊपर वाले रीजन को थोरैक्स और उसके नीचे वाले रीजन को एब्डोमेन। फिर उसके नीचे हमारा पेल्विस रीजन, ये रीजन उसको बोला जाता है पेल्विक रीजन। अब मैं बता दूं कि हमने बताया कि अभी तक क्या एक हेड रीजन है, एक नेक रीजन, एक थोरैक्स और एक एब्डोमेन और पेल्विक रीजन। तो हमारा जो लोकेशन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, नहीं कोई चाहे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो हमारा पेल्विक रीजन। कहाँ है? पेल्विक रीजन। ये इस रीजन में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। फिर मैंने बताया पार्ट्स के बारे में। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट, कौन कौन से? एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। रिस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट, कौन कौन से? कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने पार्ट? तीन पार्ट, कौन कौन से? ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। फिर हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम के चार पार्ट। इसी तरह हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी चार पार्ट हैं, कौन कौन से? उन चारों पार्ट को एक बार हम देखते हैं। ये सब आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं अभी आपको एनसीईआरटी भी रीड करा दूंगा साथ में साथ। पहला हमारा पार्ट आता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा हमारा पार्ट आता है
तो एसेसरी डक्ट। फिर हमारा तीसरा पार्ट आता है एसेसरी ग्लैंड। फिर हमारा चौथा पार्ट आता है एक्सटर्नल जेनाइसिलिया। अब मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ आपको पार्ट्स के बारे में। अब हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो मेल, पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मैंने अभी तक बताया दो चीजें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले या कोई भी सिस्टम पढ़ने से पहले दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला लोकेशन क्या है उसका, दूसरा पार्ट्स क्या है उसके। तो हम देखें लोकेशन, मैंने बताया कि पेल्विक रीजन में पाया जाता है हमारा, और इसके चार पार्ट है। पहला पार्ट हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा पार्ट हमारा एसेसरी डक्ट, तीसरा पार्ट हमारा एसेसरी ग्लैंड, चौथा पार्ट हमारा एक्सटर्नल जेनाइसिल। ये एक नीट में सवाल है, एक बार पूछा कि ब्रीथिंग रिस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट है, तो हमने बताया कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट। उसी तरह से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने पार्ट, चार पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनाइसिलिया। अब मैं एक चीज बता दूं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा उसे बोलते हैं जो गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करे या जो गैमेट बनाए। तो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। अब एक चीज और, यहाँ पे खेल होता है सिंगुलर और प्लूरल का। ये अगर ई के साथ टेस्टिस के स्पेलिंग में ई लिखी है तो उसकी प्लूरल स्पेलिंग है, अगर टेस्टिस के स्पेलिंग में आई लिखी है तो इसकी सिंगुलर स्पेलिंग है। इसी तरह से खेल होता है ओबरी में भी कि ओबरीज और ओबरी में लिखा जाता है। इसी तरह से बहुत जगह खेल है एनसीईआरटी में सिंगुलर प्लूरल का। जैसे एल्गा हो गया तो एल्गा तुम्हारा सिंगुलर है और एल्गी तुम्हारा प्लूरल है। इसी तरीके से बहुत बहुत खेल है, मैं आपको बताता जाऊंगा जहां जहां आएगा। ये हमारा टेस्टिस हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी डक्ट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार नीट में पूछा गया, ये इसका डायरेक्ट सीक्वेंस ही पूछ लेता है। तो इसका मैं पहले ट्रिक बताता हूँ, आरबी ईबी। ये सीक्वेंस पाथवे ऑफ स्पर्म है, मतलब स्पर्म का कौन कैसा पाथवे होता है टेस्टिस से निकल के आगे। अभी मैं पूरा इसे एक्सप्लेन करूंगा टीएस में टेस्टिस के, तो अभी थोड़ा देख लें कि एसेसरी डक्ट पहला आपका रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया और ईपीटीडाइमिस और वास डिफरेंस। फिर उसके बाद आता है हमारा एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड हमारे पास तीन है। पहली हमारी सेमाइनल वेसाइकल, फिर दूसरी हमारी प्रोस्टेट, फिर तीसरी हमारी बल्बोयूरेथ्रल, या हम इसे बाउजी बोल सकते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और इसी को या तो कॉर्पस ग्लैंड भी बोला जाता है। और एक्सटर्नल जेनाइसिलिया हमारे पास एक है, उसका नाम है पेनिस। अब हमने बताया अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चार पार्ट हैं हमारे पास, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एसेसरी डक्ट्स, फिर एसेसरी ग्लैंड, फिर एक्सटर्नल जेनाइसिलिया। अब बात आती है हमारे पास, देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनाइसिलिया किसे बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो हम देख सकें या जो उसको हम फिजिकली देख सकें उसे बोला जाता है एक्सटर्नल जेनाइसिलिया। अब हम अपने एक एक चीजें पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें चार चीजें पढ़नी है। पहला हमें पढ़ना है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा एसेसरी डक्ट, तीसरा एसेसरी ग्लैंड और चौथा एक्सटर्नल जेनाइसिलिया। तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं अब अपना हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में क्या होता है। हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं, जो गैमेट्स बनाए उसे बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। अब हम आगे पूरा टेस्टिस के बारे में देखेंगे। अब हम टेस्टिस के बारे में देखते हैं। मैंने बताया अगर ई के साथ लिखा है तो प्लूरल होगा, और अगर ये आई के साथ लिखा है तो ये सिंगुलर फॉर्म होगा टेस्टिस का। तो इसीलिए मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर शॉर्ट फॉर्म में कि अगर ई के साथ लिखा है तो प्लूरल फॉर्म है, और अगर आई के साथ लिखा है तो सिंगुलर फॉर्म है टेस्टिस का। अब आगे हम अपने टेस्टिस के बारे में देखते हैं। पहली चीज तो हमने ऊपर ही सीख के आए कि ये एक प्राइमरी
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और हम इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोले? क्योंकि ये गैमेट्स फॉर्मेशन करने में या गैमेटोजेनेसिस करने में हेल्प करता है, इसीलिए हम इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोले। उसके बाद इसे हम गोनाड, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है गोनैड्स। ठीक, इसी को दूसरा नाम दिया जाता है गोनैड। अब इसकी लोकेशन देखते हैं। हमने बताया कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। पेल्विक रीजन पहला कौन सा? एब्डोमेन रीजन के बाद रीजन होता है पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन एब्डोमेन और थाई रीजन के बीच के रीजन होता है ये थाई रीजन, और ये आपका एब्डोमेन रीजन, इसी के बीच के रीजन को बोला जाता है पेल्विक रीजन। और टेस्टिस हमारा इस कैविटी के, पेल्विक कैविटी के बाहर सिचुएटेड होता है, बाहर सिचुएटेड होता है, और ये कनेक्ट करता है इलिंगुअल कैनाल। इलिंगुअल कैनाल, ये जो दो छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं इन्हें बोला जाता है इलिंगुअल कैनाल। इलिंगुअल कैनाल क्या होता है? जो एब्डोमेन रीजन को और पेल्विक और टेस्टिस के स्क्रोटम को कनेक्ट करे उसे बोला जाता है इलिंगुअल कैनाल। अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं टेस्टिस की। एनसीईआरटी में लिखा है, मैं वो लाइन बोलूंगा फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा कि उसकी जगह क्या होनी चाहिए। लोकेशन इसकी लिखा है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ लिखा है? कि आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, इसकी लोकेशन लिखी। पर इसकी लोकेशन ये होनी, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके बाद हमारे पास पेल्विक कैविटी आती, तो ऐसा ये चीज और भी लिखना था कि एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी के बाहर लोकेट है। मैं बताता हूँ ये क्यों लिखा होगा, मैं वो भी रीजन दूंगा आपको। अब क्यों इसे बाहर रखा गया? इसे भी तो हम अंदर रख सकते थे ना। इसे बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म करने के लिए बॉडी टेम्परेचर से। एक बार फिर से मैं बोलूंगा, इसे बाहर इसलिए रखा गया क्योंकि जो टेस्टिस को स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म कराना है उसको 2 से 2.5 डिग्री लेस टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी से, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस परफॉर्म हो सके और हम गैमेट बना सके। इसीलिए इसे बाहर रखा गया एब्डोमिनल कैविटी के। इसे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर तो रखा गया, पर इसे स्क्रोटम में रखा गया। कहाँ रखा गया? इसे स्क्रोटम में। अब यही स्क्रोटम हेल्प करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, लेस करने में। अब एक मैं जनरल डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा रफ डायग्राम है मेल का। ना, ये हमारी है टेस्टिस, ये है स्क्रोटम। ये आउटसाइड रखा गया है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखा गया है इसे, या पेल्विक कैविटी के बाहर रखा गया। अब ये 2 कैनाल है, इसको नाम दिया गया इलिंगुअल कैनाल। अभी मैं पूरा डिटेल में इसका इलाज व्यू लेके दिखाऊंगा आपको। अब इसी लिंगुअल, पहले जो टेस्टिस होती है ना वो किडनी के पास एब्डोमिनल कैविटी में बनती है। फिर वो स्पर्मेटिक कॉर्ड के हेल्प से स्क्रोटल सैक में लाई जाती है। स्क्रोटल सैक उसे बोलते हैं, स्क्रोटम की कैविटी को बोला जाता है स्क्रोटल सैक। क्या मैंने बताया कि जो हमारी टेस्टिस है वो किडनी के पास एब्डोमिनल कैविटी में बनी, फिर उसके बाद उसे स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू इलिंगुअल कैनाल से स्क्रोटल सैक में लाया गया। ये चीजें क्लियर है? क्या मैंने बताया कि इसकी जो लोकेशन है आउटसाइड द बॉडी एब्डोमिनल कैविटी है। क्यों है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर लेस चाहिए, और उसे लेस कराने में स्क्रोटम का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए उसे रखा गया स्क्रोटम पाउच में। अब मैं आपको स्क्रोटम का पूरा एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देता हूँ स्क्रोटम का, फिर से एक बार दिखाता हूँ कि
ये है हमारा स्क्रोटम और ये है हमारा इलिंगुअल कैनाल, जिस कैनाल का जिक्र मैं अभी तक आपसे कर रहा था। और हमारी जो स्क्रोटम है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। इसे बोला जाता है स्क्रोमेटल फैसिया। दो पार्ट में डिवाइड है हमारा स्क्रोटम। अब देखते हैं थोड़ा सा। अब स्क्रोटम के किनारे किनारे पहली जो लेयर है इस स्किन, इसे बोला हमने स्किन। और प्यूबर्टी के टाइम इस पे हेयर लाइक ग्रोथ, हेयर की ग्रोथ हो जाती है प्यूबर्टी के टाइम। अब दोनों दो पार्ट में डिवाइड है ये एक सेप्टम से। ये हमारा दोनों में एक एक टेस्टिस लोकेटेड है और एक यहाँ। यहाँ मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि छोटा होता, ये कनेक्ट होता है हमारा इधर स्क्रोटम से बाय द हेल्प ऑफ ग्यूबेराकुलम। ग्यूबेराकुलम, ठीक। ग्यूबेराकुलम से टेस्टिस हमारी स्क्रोटल वॉल से अटैच होती है। यही सेम सेम ऐसे इसमें भी होगा। अब देखो, टेस्टिस हमारी बनी एब्डोमिनल कैविटी में। टेस्टिस हमारी कहाँ बनी? एब्डोमिनल कैविटी में। फिर मैंने बताया कि एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस हमारी इलिंगुअल कैनाल, ये देखिए ये है आपकी इलिंगुअल कैनाल, मैं लेबल कर देता हूँ इलिंगुअल कैनाल, ऐसे लिखा हूं मैंने। टेस्टिस हमारी बनी एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास। फिर इलिंगुअल कैनाल की हेल्प से अब ये टेस्टिस इसी तरह से डिसेंट हुई, इस तरह से। इसे बोला गया स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या बोला गया? स्पर्मेटिक कॉर्ड। अभी तक मैंने कहा, क्या कहा बताया कि एब्डोमेन में किडनी के पास टेस्टिस हमारी बनी। टेस्टिस बनी, एम्ब्रियोनिक पीरियड तक टेस्टिस हमारी डिसेंट नहीं होती, वो वहीं होती है। फिर जैसे कुछ मंथ बचे रह जाते हैं, एक आध मंथ, तो फिर हमारी टेस्टिस डिसेंट होती है स्क्रोटम सैक में। स्क्रोटल सैक में डिसेंट होती किसके हेल्प से? स्पर्मेटिक कॉर्ड के हेल्प से। और किस कैनाल के थ्रू? इलिंगुअल कैनाल के थ्रू। ये चीज क्लियर है इतना कि टेस्टिस कैसे डिसेंट होती है स्क्रोटल सैक में। अब मैं बताता हूं कि जो मैंने बताया कि स्क्रोटम हेल्प करता है 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम करने के, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वो कैसे होता है उसका मैं पूरा आपको प्रोसेस देता हूँ। अब क्या है कि जो हमारा स्क्रोटल सैक है वो लाइन होता है यहाँ से एक मसल से, पूरा स्क्रोटल सैक लाइन होता है। इसी तरह से ये भी होगा इधर भी, और सेप्टम भी उसी तरह से लाइन होते हैं। इस मसल का नाम है डाल्टोज मसल। क्या नाम है? डाल्टोज मसल्स। अब डाल्टोज मसल के बाद ये लाइन होता है एक्सटर्नल, इस पर कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा। डाल्टोज मसल के बाद ये लाइन होता है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया से। इसका नाम मैंने आपको दिया एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया। अब उसके बाद क्या होता है, एक और फैसिया पाया जाता है और उसी फैसिया में एक और मसल पाई जाती है। मैं उसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ आपको। उसका नाम होता है क्रीमेस्टर फैसिया और उसी में पाई जाती है क्रीमेस्टर मसल्स। ये जो है ऐसा इधर भी है, ये जो 3 लेयर है ऐसा इधर भी है, ऐसा इस सेप्टम की वॉल के पास भी ऐसा सेम है। अब बात आती है ये कि इसका नाम है क्रीमेस्टर फैसिया और उसी में पाई जाती है क्रीमेस्टर मसल। और इसमें पाई जाती है क्रीमेस्टर मसल्स। अब मैं एक चीज और बताऊं, ये जो डाल्टोस मसल है ये आपकी स्मूथ मसल है और ये आपकी स्केलेटल मसल है। जो क्रीमेस्टर मसल है ये स्केलेटल मसल है।
अब जो डाल्टोज मसल है अपनी, ये टेम्परेचर रेगुलेशन कराती है। जो डाल्टोज मसल है ये हमारी क्या कराती है, टेम्परेचर रेगुलेशन कराती है। और ये जो क्रीमेस्टर मसल है ये दो चीज कराती है, एक तो आपकी कराती है टेम्परेचर रेगुलेशन और दूसरा सपोर्ट। अगर सवाल पूछा जाए कि टेम्परेचर रेगुलेशन कराने के लिए स्क्रोटम सैक में या स्क्रोटम में कौन सी मसल पाई जाती है, तो आप बताएंगे डाल्टोज मसल और क्रीमेस्टर मसल। और कहीं आपको सिंगल करेक्ट चूज करना हो दोनों में तो आप चुनेंगे डाल्टोज मसल, क्योंकि डाल्टोज मसल का सिर्फ एक ही काम है, टेम्परेचर रेगुलेशन, और इसका काम और भी है सपोर्ट करना। ये तो रही आपकी फैसिया के बारे में कि कौन कौन सी मसल पाई जाती है। अब मैं बताता हूँ कि ये मसल्स क्यों स्क्रोटम में पाई जाती हैं। ये जैसे जैसे मान लीजिए गर्मी का समय है, अभी जैसे ठंडक का टाइम है, ठंडक के टाइम में क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो डाउन चला जाता है। डाउन चला जाने का मतलब कम हो जाएगा। और तब भी तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी। अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया 15-20, तब भी तो नहीं होगी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये जो हमारी डाल्टोज मसल है और क्रीमेस्टर मसल, पहले डाल्टोज मसल का काम देखते हैं कि ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ का मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी तो इनका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा। जब इनका सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया फिर उसके बाद क्या, हीट एक्सचेंज कम हो पाएगा। हीट एक्सचेंज कम होगा, जैसे सरफेस एरिया कम है तो हीट का एक्सचेंज भी तो कम होगा। इसी तरह से जब हीट का एक्सचेंज कम होगा तो टेम्परेचर अपने आप ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बैलेंस कर लेंगी, रेगुलेट कर लेंगी। अब उसी तरह का जैसे गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम पे क्या है कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो भाग जाता है, मतलब बढ़ जाता है, वो 40 हो जाता है, 42 हो जाता है, तब भी तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं पॉसिबल। फिर इन डाल्टोज मसल क्या करेंगी, रिलैक्स होंगी। जब रिलैक्स होंगी तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हीट का रिलीज ज्यादा होगा, और हीट का रिलीज ज्यादा होगा तो टेम्परेचर अपने आप एक सुटेबल टेम्परेचर बना देंगी जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए पॉसिबल है। अब ये तो चीजें रही मसल्स के बारे में। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा ये स्क्रोटम का स्ट्रक्चर। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं यूज इसलिए बता रहा हूँ, हमें ये समझाना है कि जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी गई है कि स्क्रोटल सैक, टेस्टिस इसलिए बाहर है स्क्रोटम में ताकि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो सके। वो इन्हीं मसल्स की हेल्प से कम होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, और रेगुलेट इसी से होता है। इसीलिए मैं बताया कि पहली लेयर हमारे पास, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, स्किन। स्किन पे हमारी हेयर आ जाती है प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी के टाइम पे हमारे पास हेयर आ जाती है। फिर स्किन के अंदर एक मसल पाई जाती है हमारे पास, डाल्टोज मसल, जो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक पाई जाती है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फैसिया। फिर उसके बाद फैसिया उसे बोला जाता है कोलेजनस शीट को फैसिया बोला जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास पाई गई क्रीमिस्टर फैसिया, और उसी के अंदर पाई जाती है क्रीमिस्टर मसल। जो दो चीज हेल्प करती है, एक हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन और दूसरा हमारा सपोर्ट पे। ये तो रही इतनी चीजें। फिर इसे मैंने बोला इलिंगुअल कैनाल। अब क्या होता है, इसी से इपिडिडाइमिस ऐसे ऐसे है इधर से, फिर इपिडिडाइमिस से वासा डिफरेंस इधर इधर से पास हो जाता है। इलिंगुअल कैनाल किससे, अब देखो इलिंगुअल कैनाल है स्पर्मेटिक कॉर्ड से टेस्टिस आई स्क्रोटम में। अब उसी स्पर्मेटिक कॉर्ड से क्या क्या टेस्टिस में आती है। टेस्टिस को हम गोनेड्स भी बोलते हैं। तो कोई भी ऑर्गन होगा उसकी ब्लड सप्लाई होगी, नर्व सप्लाई होगी, आर्ट्रियल सप्लाई होगी, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सी सप्लाई होगी। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड से हमारे पास टेस्टिस में क्या आती है, पहली तो ब्लड वेसल्स आएंगी, नर्व सप्लाई आएगी, और उसके बाद उसकी नर्व सप्लाई और आर्टरी यही सब आएंगी उससे, मतलब स्पर्मेटिक कॉर्ड से, और हमारा वासा डिफरेंस बाहर जाएगा स्पर्मेटिक कॉर्ड से। अभी तक मैंने क्या बताया, ये मैं आपको स्क्रोटल सैक का स्ट्रक्चर बताया, इसलिए बताया मैं आपको वो लाइन एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लिखी है एनसीईआरटी में, लेस देन, कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। इसलिए समझाया कि हमारे पास इलिंगुअल, एक बार मैं फिर से पूरी चीजें बताता हूँ, फिर से यहाँ से देखिए कि टेस्टिस हमारा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है रखा है। अब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखा है, पाया जाता है किडनी के पास बनता है। फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में
किडनी के पास होता है, फिर वो स्क्रोटम में आता है, स्क्रोटम में आता है किसके हेल्प से, इलिंगुअल कैनाल से आता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के हेल्प से। ये जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड है, और ये जो कैनाल आप देख रहे हैं इसे बोला गया इलिंगुअल कैनाल। इससे आता है हमारा स्क्रोटम में। अब स्क्रोटम के बाद क्या है कि ये कनेक्ट होता है स्क्रोटल वॉल से, उसे बोला गया ग्यूबरनेकुलम। फिर उसके बाद हमारे पास इधर पहला तो डाल्टोज मसल हमने देखा। डाल्टोज मसल हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद मैंने देखा और स्मूथ होता है। उसके बाद मैंने क्रीमेस्टर फैसिया देखा। फिर उसके बाद मैंने क्रीमेस्टर मसल देखा। क्रीमेस्टर मसल दो, जैसे डाल्टोज मसल सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, और क्रीमेस्टर मसल हमारा दो चीज में हेल्प करता है, एक टेम्परेचर रेगुलेशन में और दूसरा हमारा सपोर्ट में। फिर ये चीजें रही। दैट्स ऑल। आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।